हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोकाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंस, जिसमें ड्राइवर का ये कहना है कि मेरी गाड़ी में जो हमारा क्लस्टर मीटर होता है उसके अंदर रिक्वायर्ड रीजनरेशन लिखा हुआ आ रहा है और वो रिक्वायर्ड रीजनरेशन है ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कंपनियों में चेक करवाया, 2-3 कंपनियों में चेक करवाया, उन्होंने हमारा ATS भी खोल के देखा तो भी हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। यानी रिक्वायर्ड रीजनरेशन आ रहा है और रनिंग भी गाड़ी हमने चला के देख ली है और जो शुद्ध से रीजनरेशन होता है हमने वो भी करके देख लिया है, लेकिन हमारी वो रीजनरेशन रिक्वायर्ड रीजनरेशन रेगुलर लिखा हुआ आ रहा है और रीजनरेशन की लाल कलर की लाइट भी परमानेंट जल रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कैलिब्रेशन भी कस्टमर ने करवा के देख लिया है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है कि 10-12 किलोमीटर के बाद वो रिटर्न यही प्रॉब्लम आने लग गई है। तो चलिए अपन गाड़ी के ऊपर चलते हैं और देखते हैं गाड़ी में हमें क्या मिलता है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो उन्होंने दूसरी कंपनी वालों ने ATS भी उतार के यानी सलेंसर को भी पूरा खोल के साफ़ कर दिया है, लेकिन तो भी गाड़ी की रिक्वायर्ड रीजनरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, यानी गाड़ी में रीजनरेशन नहीं हो रहा है। तो एक बार सबसे पहले हम फाल्ट कोड पर नज़र मारते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। फाल्ट कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें गाड़ी में क्या काम करना पड़ेगा। तो गाड़ी के साथ लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद जब हम फाइल कोड में गए हैं तो हमें कुछ ये फाइल कोड देखने को मिले हैं। पहला जो फाइल कोड हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो है 3753। एक्टिव में एक बार है और आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पर्टिकुलर फिल्टर एक्टिव रीजनरेशन। ओके, दूसरा हमारा है 2277 है, इनएक्टिव में मेंटेनेंस का है, ये इनबिल्ट का है। चलो हम इस पे अगर डबल क्लिक करें और समझते हैं ये फाइल कोड में हमें क्या कहने का चाह रहा है। द सिस्टम हैज एनेबल फॉर परफॉर्मेंस एन एक्टिव रीजनरेशन फॉर आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल पर्टिकुलर फिल्टर। इसमें हमें ये कहना चाह रहा है कि सिस्टम रीजनरेशन करना चाह रहा है लेकिन वो अनेबल हो नहीं रहा है रीजनरेशन, जिसकी वजह से हमें ये फाइल कोड देखने को मिले। अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे लेके चलते हैं और वहां पर देखते हैं हमें क्या बता रहा है। एक्शन ट्रैक में हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या बता रहा है। द ECM डिटेक्ट सिस्टम एंड रिक्वायर्ड एट एक्टिव रीजनरेशन फॉर द आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल फिल्टर एक्सटेंशन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हमें जहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा रीजनरेशन है वो सिस्टम करना तो चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। काफी टाइम हो गया, एक्सटेंड पीरियड टाइम हो गया, काफी टाइम से रीजनरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी सक्सेसफुली नहीं हुआ है। रीजनरेशन होता है लेकिन सक्सेसफुली नहीं हो रहा है, इसीलिए वहां पर हमारे जैसे कस्टमर ने कहा था कि रिक्वायर्ड रीजनरेशन मेरा परमानेंट आ रहा है। अगर सॉफ्ट टैग में देखेंगे तो यह हमें बता रहा है दिस फाइल कोड इज इन्फॉर्मेंस ओनली। फाइल कोड इंडिकेट द एट सिस्टम फॉर रिक्वेस्टिंग एक्टिव रीजनरेशन ऑफ द आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ये यही कह रहा है कि ये जो फाइल कोड हमें दिख रहा है 3753 है, इसमें हमें ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो फाइल कोड है ये खाली हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें इंडिकेटर दे रहा है कि हमारा रीजनरेशन नहीं हो रहा है बट है एनेबल, यानी रीजनरेशन तो कर रहे हैं बट एनेबल परफॉर्म ऑफ द एक्टिव रीजनरेशन कर तो रहे हैं, इशू ट्राई तो कर रहा है रीजनरेशन करने की, बट एनेबल वो सक्सेसफुली हो नहीं रहा है रीजनरेशन, जिसकी वजह से हमें यहाँ ये फाइल कोड आया है। तो इसमें हमें यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि हमें क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो कुछ फाइल कोड ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें ऐसा कुछ भी हिंट नहीं दिया जाता कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो रीजनरेशन ना होने के जो मेन कारण होते हैं, जैसे हमारा क्लच का काम, क्लच स्विच काम तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, ब्रेक स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी चीज नहीं मिल रही है कि हम जिस पे ये डिसाइड कर सके थे कि हमारा रीजनरेशन किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बता रहे। इन फाइल कोड में सिर्फ यही बताया जा रहा है कि इश्यू तो रीजनरेशन कर रहा है लेकिन वो रीजनरेशन सक्सेसफुली हो नहीं रहा है।
तो इसके लिए हमने एक काम किया है कि कस्टमर से ये पता करा है कि उसने हमारी कंपनी में आने से पहले किस कंपनी में गाड़ी को चेक करवाया था, क्योंकि कस्टमर ने जैसा कहा है हमें कि मैं वहां पर उन्होंने एटीएस भी खोल के देखा था और कैलिब्रेशन भी किया था, तो भी ये कुछ टाइम चलने के बाद में हमसे लगभग वो कंपनी 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद में हमें ये फाल्ट कोड दिखाई दिए। अगर हम एक बार जब उस कंपनी में लैपटॉप लगाया था वहां के अगर हमें फाल्ट कोड मिल जाए तो हो सकता है कि वहां पर उन्होंने जब कैलिब्रेशन करा है उसके बाद ये फाल्ट कोड आए हैं, हो सकता है उनके पास जब ये गाड़ी गई हो तो कुछ हमें यूरिया संबंधित या कोई और फाल्ट कोड देखने को मिल जाए, जिसके हमें कुछ हिंट मिल जाएगा कि हमें गाड़ी में किसके ऊपर काम करना है। तो चलिए हमने उनसे स्क्रीनशॉट मंगवा लिया, एक बार हम उस पर भी नजर मार लेते हैं। तो इसे तो हम मिनिमाइज करते हैं, एक बार ये स्क्रीन रोडर को भी वो करते हैं और ये हम इसे खोल लेते हैं एक बार। तो ये हमने उनसे स्क्रीनशॉट मंगवाया था, तो जो हमने इसको देखा है तो इसमें भी हमें सेम वही के वही फाल्ट कोड देखने को मिले। हमें यहाँ पर जो हमारे गाड़ी में लैपटॉप लगा हुआ है उसमें हमें ये एक बार इनएक्टिव में मिला हुआ है, लेकिन जब उन्होंने वहां पर लैपटॉप लगाया था दूसरी कंपनी में यही फाल्ट कोड 2 बार एक्टिव में था, 0418 भी आ रहा था और ये 2777 भी 62 बार इनएक्टिव में आ रहा था। तो ये तो आएगा ही कि कोई दिक्कत नहीं, अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो उसके साथ में यही आएगा। तो अब उनकी स्क्रीनशॉट देखने से हमें ये तो क्लियर हो गया है कि रीजनरेशन ना होने का कारण यूरिया संबंधित या कोई सेंसर संबंधित तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी ये कोई भी ऐसा फाल्ट कोड नहीं आया, उस कंपनी में भी फाल्ट कोड यही थे। तो चलिए देखते हैं, हमें गाड़ी में सबसे पहले रीजनरेशन हम चालू करके देखते हैं कि रीजनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो स्टॉप होता है तो उसमें क्या लिखा हुआ आता है, हम करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि रीजनरेशन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए हम रीजनरेशन एक बार चालू करते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम एक बार रीजनरेशन करवा के देखते हैं और ये हम डायग्नोस्टिक टेस्ट खोल लेते हैं और इसके अंदर चलते हैं और रीजनरेशन स्टार्ट करके देखते हैं, उसी में हमें प्रॉब्लम मिलेगी कि क्या दिक्कत आ रही है, रीजनरेशन चालू हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, अगर हमारे क्लच या ब्रेक में कोई प्रॉब्लम होगी तो रीजनरेशन हमारा स्टार्ट ही नहीं होगा। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा रीजनरेशन रनिंग हो चुका है, यहाँ स्टेटस में देखेंगे तो रीजनरेशन चालू हो गया है। और अगर हम टाइम की बात करें तो ये 1:57 यानी 13:57 में 2 बजने वाले। आज हम ये भी देखेंगे कि रीजनरेशन हमारा कितनी देर में कंप्लीट होता है और इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये देख लेंगे हम, लगभग 2 बजने वाले 1-2 मिनट ही हैं। और ये हम टेम्परेचर पे ध्यान रखेंगे कि हमारा टेम्परेचर कितना जाता है, इनका भी आज हम सीखेंगे कि कितना टेम्परेचर जाता है। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। चलिए तब तक हम रीजनरेशन होता है हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके और स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आगे चल के फिर हम देखेंगे गाड़ी की क्या कंडीशन है। आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं इसे हमने लगभग 8 गुना फॉरवर्ड कर दिया, यानी जो अब ये वीडियो अभी चल रही है ये 8 गुना फास्ट चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट हो सकता है दिखाई दे रहा हो। और जैसे हमारा आगे टाइम बढ़ता है वो देखते हैं हमारा टेम्परेचर की क्या कंडीशन रहती है और हमारा रीजनरेशन कितनी देर तक चलता है वो हम देखते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करके हमने 10 मिनट की वीडियो को सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही करने की कोशिश की है। 10 गुना वीडियो को हमने बढ़ाया है। एक बार हम यहाँ पर टेम्परेचर देख लेते हैं कितना चल रहा है। अभी 200 के आसपास ही हमारा तीनों के तीनों टेम्परेचर हमारे 200 के आसपास ही चल रहे हैं। तो चलिए इसे चलने देते हैं, फिर आगे और देखेंगे कि हमारी गाड़ी के रीजनरेशन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो किस वजह से नहीं हो रहा है। तो 10 मिनट के बाद भी जब हमारा ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, आप देखिए यहाँ पर हमारा टेम्परेचर 10-15 मिनट हो गए, हमारा ये वाला टेम्परेचर जो है ये नहीं बढ़ा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारी डोजिंग भी नहीं स्टार्ट हुई है और नॉट डोजिंग बता रहा है यहाँ पर हमारा, और टेम्परेचर भी
अगर हम बात करें तो सारे टेम्परेचर हमारे 200 के आसपास ही मेंटेन रह रहे हैं, जबकि 10 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका है हमारा रीजनरेशन चालू होते हुए। तो थोड़ा बहुत भी अगर हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पर चलो 200 से चालू हुआ है हमारा, 250, 240, 220 कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए था। हमारा टेम्परेचर एक जगह ही मेंटेन ही है, ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो मेन प्रॉब्लम यही है, जब तक हमारा ये डीओसी का टेम्परेचर जो है ये नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा रीजनरेशन नहीं होगा। तो मेन प्रॉब्लम हमें मिल चुकी है कि ये हमारा रीजनरेशन किस लिए नहीं हो रहा है। ये तीनों के तीनों टेम्परेचर हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, एक जगह ही रुके हुए हैं, और इसी वजह से ही रनिंग गाड़ी में हमारा रीजनरेशन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा है कि हमने रीजनरेशन चालू करा है, लगभग 10-15 मिनट हमने रीजनरेशन को रेगुलर चालू करके रखा है, लेकिन हमने जो उसमें देखा है रीजनरेशन में, एक तो हमारा डोजिंग नहीं चालू हो रही है, दूसरा हमारा जो डीओसी का और हमारा डीपी का आउटलेट और इनलेट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहे हैं। तो रीजनरेशन हमारा सक्सेसफुली तब भी होगा जब हमारा डीओसी का टेम्परेचर 280-290 डिग्री तक का जाएगा, और हमारा जो डीपी का जो डीपीएफ है उसका टेम्परेचर हमारा लगभग 500 के आसपास होना चाहिए। उसी के बाद ही हमारा जो सूट है वो ख़त्म होगा। अगर फ्रेंड आपने सूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सूट क्या होता है, कार्बन क्या होता है, रीजनरेशन क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपको कुछ सजेशन वीडियो मिलेगी। इस वीडियो को बाद में आप वो वीडियो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी इस गाड़ी के मैटर में कि हमारा डीओसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जब तक हमारा डीओसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो हमारा रीजनरेशन नहीं होगा। इसी वजह से ही रनिंग गाड़ी में भी हमारा रीजनरेशन नहीं हो रहा, और गाड़ी में जो स्विच होता है रीजनरेशन वाला उससे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि डीओसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो अब किसी भी प्रकार से रीजनरेशन हमारा नहीं होगा। अब बात आती है रीजनरेशन ना होने का, हमारा टेम्परेचर ना बढ़ने के कारण के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा इसका कारण जो होगा, हमारा जो ईटीवी वाल्व है वो ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम ईटीवी वाल्व डाल के चेक करेंगे, और उसके बाद रीजनरेशन करवाएंगे कि हमारा रीजनरेशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अब हमें रीजनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना। अब हमारा सबसे फर्स्ट काम यह है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ईटीवी वाल्व चेंज करेंगे और चेक करेंगे रीजनरेशन करवा के हमारा टेम्परेचर, डीओसी का टेम्परेचर हमारा 290 के आसपास जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर तो भी नहीं जाता है तो हम आईटीवी वाल्व चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों का ही काम ये होता है कि सलेंसर के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखना, उसको टेम्परेचर को बढ़ाना। अगर इन दोनों से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भी हमारा डीओसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर दोनों हम बारी बारी से बदल के देखेंगे हमें किस में प्रॉब्लम मिलती है, अगर इन दोनों के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर हो सकता है हमें डीओसी भी चेंज करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम ईटीवी वाल्व बदल के देखते हैं, और फिर आगे देखते हैं हमें और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये ईटीवी वाल्व हम अब देख सकते हैं हमने नया डाल दिया है, और चलिए एक बार हम दोबारा रीजनरेशन करवाते हैं और अब देखते हैं हमारा टेम्परेचर कितना जा रहा है। ईटीवी वाल्व नया डाल दिया और हमने ये डाटा खोल रखा है, क्योंकि हमारी गाड़ी ईटीवी वाल्व बदलते टाइम ठंडी हो गई थी, क्योंकि हमने पहले रीजनरेशन करवाया था तो सलेंसर भी पूरा गर्म हो जाता है। तो कुछ टाइम रुकने के बाद जैसी गाड़ी ठंडी हुई है तो हमने ईटीवी वाल्व बदलवाया है, और रीजनरेशन चालू करने से पहले हम गाड़ी को एक बार टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। कुछ गाड़ियों में ऐसा देखने को मिला है कि हमारी यहाँ पर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो चलिए हम इसको टेम्परेचर को लगभग 80-85 पे ले चलते हैं, उसके बाद हम इसे देखेंगे कि हमारा जो रीजनरेशन चालू करवाएंगे और हमारा कितना वो रहता है।
तो हमारा ये लगभग टेम्परेचर हो चुका है 85। हम उसे क्लोज करते हैं और हम अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट खोल लेते हैं और अब रीजनरेशन चालू करवाते हैं और देखते हैं हमारा क्या गाड़ी की क्या कंडीशन रहती है, क्या अब हमारा ये चीज़ टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने ये रीजनरेशन चालू कर दिया है और इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं ताकि हमें स्टेटस में कुछ आए तो हमें दिखाई देता रहे। तो चलिए अब अगर हम देखेंगे तो हमारा टेम्परेचर अब भी DOC का जो टेम्परेचर है वो 190 के आसपास चल रहा है और हम थोड़ी देर इसको देखते रहते हैं कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसा पिछली बार हमने पहले देखा था कि हमारा DOC का टेम्परेचर 200 के आसपास ही रह रहा था और इस टाइम की कंडीशन अगर हम देखेंगे तो हमारा डोजिंग भी नहीं हो रही है और हमारा जो टेम्परेचर है वो भी अभी बढ़ने लग रहा है और हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है। जो स्पीड है वीडियो की 10 गुना कर दी है ताकि हमें टेम्परेचर जल्दी जल्दी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे, नहीं तो 10 मिनट की वीडियो में तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप हम देखेंगे तो अब हमारा टेम्परेचर जो DOC का टेम्परेचर है वो रेगुलर आप भी देख रहे होंगे बढ़ रहा है। तो हमारा जब भी ये डोजिंग भी चालू हो जाएगी 270 जो हमारे DOC का टेम्परेचर है वो 290 70 80 के आसपास जाएगा। तो हमारा जो ऊपर स्टेटस में नोट डोजिंग लिखा हुआ है वो भी हमारा चालू हो जाएगा। तो चलिए देखते रहते हैं इसे हम। तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारा ये देखिए डोजिंग चालू हो चुकी है। जहाँ पर पहले जब हमने रीजनरेशन करवाया था तो यहाँ पर नोट डोजिंग लिखा हुआ आ रहा था और हमारा जो टेम्परेचर है आप देख लीजिए ये भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तीनों टेम्परेचर हमारे चले गए हैं। पहले ये हमारे तीनों ही टेम्परेचर 200 के आसपास ही रह रहे थे। जो हमारा ये DOC का टेम्परेचर है ये भी 270 80 और 90 तक का मेंटेन रहना चाहिए। तो ये DOC का टेम्परेचर है जो अभी हमारी डोजिंग चालू हुई है वो 275 के ऊपर चालू हो गई थी और हमारा जो इनलेट का टेम्परेचर है ये भी लगभग 500 के आसपास आप देख सकते हैं पहुंचने वाला। DOC का हमारा इस टाइम चल रहा है 281। तो इसका मतलब है हमारा जो ET वाल्व था वही जो हमारा टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर रहा था जिसकी वजह से हो रहा था। चलिए हम डोजिंग तो हमारी चालू हो गई है। अब हमारा एक्चुअली में रीजनरेशन चालू हुआ है क्योंकि जब तक टेम्परेचर कंप्लीट नहीं होगा हमारा रीजनरेशन भी कंप्लीट नहीं होता है। तो हम इसे देखते रहते हैं। हमारा टेम्परेचर जो हमारा DPF के टेम्परेचर है ये दोनों टेम्परेचर हमारे 500 के आसपास जाएंगे और हमारे DOC का 290 के आसपास रहना चाहिए। चलिए हमने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है ताकि हमारा जो रीजनरेशन है आप भी देख सकें और जो फास्ट चले। एक बार हमने देखते रहते हैं कि हमारा टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। तो आप देखिए हमारा जो DPF के दोनों टेम्परेचर है वो 500 पे आ चुके हैं। और हमारा जो DOC का टेम्परेचर है वो 290 के आसपास मेंटेन हमारा चल रहा है। यही कंडीशन होनी चाहिए हमारा रीजनरेशन होने का। अगर इन तीनों टेम्परेचरों में से कोई सा भी टेम्परेचर अगर अप डाउन हो जाएगा तो हमारा रीजनरेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है कि हमारे ये जो डाटा हम आपको दिखा रहे हैं रेगुलर फास्ट कर के पूरा रीजनरेशन लगभग हमारा 1.25 घंटे चला है जो ये रीजनरेशन है। तो आपको इन टेम्परेचरों का ध्यान रखना है कि रीजनरेशन अगर नहीं सक्सेसफुली हो पा रहा है तो अगर कोई सेंसर की प्रॉब्लम होगी तो हमें स्टेटस में जहाँ पर रनिंग आप देख रहे हैं हमें जहाँ पर दिखाई देगा। अगर तो कोई सेंसर की प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमें जहाँ टेम्परेचर पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे तीनों टेम्परेचर सही प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए वीडियो की स्पीड हमने फिर बढ़ा दी है। वीडियो की स्पीड बार बार हम बढ़ा के आपको इसीलिए दिखाना चाह रहे हैं कि आप टेम्परेचर को अच्छी तरह दिमाग में बैठा लें कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना चल रहा है रीजनरेशन के टाइम पे। क्योंकि और जितनी भी कंपनियों में 1-2 कंपनियों में गए हैं शायद उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए उन्हें ये प्रॉब्लम आई है।
तो चलिए अब वीडियो को हम बंद करते हैं और जब हमारा रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम वीडियो को दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा रीजनरेशन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आके हमारा रीजनरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पर हमारा स्टॉप भी लिखा हुआ आ गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारा रीजनरेशन अब कंप्लीट क्लियर हो चुका है। अब एक बार फाइल कोड खोल के देखें तो हमारा ये फाइल कोड तो जब ETV वाल बदला था उस टाइम का आ गया होगा, और ये जो हमारा मेन फाइल कोड था रीजनरेशन कंप्लीट होने के बाद ये अपने आप ही इनएक्टिव हो गया है, क्योंकि रीजनरेशन अब एक्चुअली में कंप्लीट हुआ है। और ये फाइल कोड तो ETV वाल चेंज करने के बाद में दो वायर खोले होंगे इस वजह से आ गया होगा। चलिए हम इसे क्लियर करते हैं और फिर गाड़ी को हम थोड़ा सा चला के भी देखेंगे 10-12 किलोमीटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी, गाड़ी हमने बंद नहीं करी है और बंद गाड़ी स्टार्टिंग गाड़ी में हमारा फाइल कोड रिफ्रेश नहीं होंगे। चलिए ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली फ्रेंड हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जिस वजह से कस्टमर हमारे पास गाड़ी को लेके आया था कि मेरी प्रॉब्लम उसी कंपनी में ही जाके सॉल्व होगी, तो हमने वो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करके दी है। तो रीजनरेशन ना होने का जो हमें कारण मिला था वो था हमारा DOC का टेम्परेचर ना बढ़ना, और DOC का टेम्परेचर ना बढ़ने का जो कारण था वो था हमारा ETV वाल का प्रॉब्लम। ETV वाल का अगर हम टेस्ट करके देखेंगे तो भी वो टेस्ट हमें पास मिला था, जिसकी वीडियो हम बना नहीं पाए और आपको दिखा नहीं पाए। तो कभी आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आए और आप अगर ETV वाल का टेस्ट करते रहेंगे तो टेस्ट उसमें पास होगा। आप एक बार उसे चेंज करके ही देखिए जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया है। तो आगे तो कोई ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात है नहीं है। जो हमारे टेम्परेचरों के लेवल हैं वो ऑलरेडी हम वीडियो में आपको 2-3 बार बता चुके हैं। अगर आपने बिना स्किप किए वीडियो देखी हो तो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि हमारे जो रीजनरेशन करवाते टाइम हमारे जो टेम्परेचर का लेवल है वो कितना होना चाहिए, तभी हमारा रीजनरेशन होगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।